हेलो दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 26 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला सवाल है कि सुर्खियों में रहा अरिपट्टी जैव विविधता स्थल किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में पाया गया है अरिपट्टी जैव विविधता स्थल। इसे घोषित किया गया है। जैव विविधता उस स्थल को कहते हैं दोस्तों जहाँ पे फ्लोरा एंड फोना की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है जहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं, जो पशु पक्षियां होती हैं, उनके बहुत सारी प्रजातियां एक साथ जहाँ पे निवास करती हैं, उसे हम बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। सन 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करूं तो यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पहला तो ये जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है, जो आपको गुजरात से लेके केरला तक मिलेगा, ये एक हॉटस्पॉट है जैव विविधता का। दूसरा आपको सिक्किम से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम का जो ये मिलेगा पूर्वी हिमालय के नाम से जिसे जानते हैं ये। और तीसरा आपको मिलेगा इंडो बर्मा क्षेत्र। आप नीचे आते हैं अरुणाचल प्रदेश से तो यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो ये है, और ये बर्मा यानी म्यांमार, इस क्षेत्र को हम इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से जानते हैं जैव विविधता में। और चौथा, इसके नीचे आप यहाँ से अंडमान निकोबार से जब जावा की तरफ जाएंगे, सुमात्रा की तरफ इंडोनेशिया में, तो इसको सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम में जानते हैं। तो टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। और अभी हाल ही में तमिलनाडु की हमने बात की। तमिलनाडु की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तमिलनाडु जो आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। यहाँ पे DMK की गवर्नमेंट है, MK स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं। ये M करुणानिधि जी के सुपुत्र हैं। और MK स्टालिन जी का जो नाम है, ये सोवियत संघ के मशहूर नेता स्टालिन के नाम पे पड़ा था। यहाँ पे 234 विधानसभा की सीटें हैं और वर्तमान में DMK की सरकार है दोस्तों। इनका जो राजकीय वृक्ष है वो ताड़ है। जैसे केरल का राजकीय वृक्ष, अगर आप राजकीय वृक्ष आपको पता होगा तो नारियल है। और इनका जो राजकीय पशु है वो नीलगिरी ताहिर है, जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। जबकि पन्ना कबूतर को इन्होंने राजकीय पक्षी बनाया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कि पूर्वोत्तर भारत में पहला प्रियोम का उद्घाटन किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल जी, जो हमारे आयुष मंत्री हैं, जो आयुर्वेद सिद्धा यूनानी करके हैं। वो जो हमारा प्राचीन चिकित्सा है उसके मंत्री हैं। तो इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में पहला प्रयोग का उद्घाटन किया है। और इनके पास प्रेजेंट टाइम में जो जहाज रानी बंदरगाह नौवहन से संबंधित जो मंत्रालय है वो भी इनके पास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ये 2011 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 2012 से लेकर 2014 तक ये असम बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है कि भारत की पहली निजी मंडी कहाँ स्थापित होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासिक, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। तो यहाँ पे भारत की पहली निजी मंडी स्थापित होगी। कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है दोस्तों, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयाग गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पे बनेगी भारत की प्रथम निजी मंडी। अगला सवाल है दोस्तों कि डॉक्टर कलाम सेवा मेडल से किसे सम्मानित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है रवि कुमार, के सिवन, जी सतीश रेड्डी या जयशंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रवि कुमार। इनकी बात करें के सिवन जी की, तो के सिवन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। और जी सतीश रेड्डी ये हमारे DRDO के फॉर्मर चेयरमैन थे। और एस जयशंकर साहब ये प्रेजेंट टाइम में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और पूर्व IFS अधिकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रवि कुमार। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा गरुड़ शक्ति नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ। भारत इंडोनेशिया, भारत फ्रांस, भारत रूस या भारत ब्रिटेन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में
गरुड़ शक्ति नामक नौसैनिक अभ्यास किया गया। ये है इंडोनेशिया, जिसको मैंने वर्ल्ड एटलस से लिया, वेबसाइट से इस मैप को लिया है। ये आपको इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है, आपको ये जकार्ता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट शहर आपको बाली दिखाई दे रहा है। जूम करने पे बाली में हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ और अगला G20 2023 का जो समिट होगा इसकी मेजबानी भारत करेगा। और दोस्तों चलते चलते एक बात बता दें आपको हम कि यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है सुंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। इधर अंडमान सागर है और इधर जावा सागर है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। जबकि यहाँ पे मलक्का स्टेट है, ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। बात मलेशिया की जाए तो ये मलेशिया का राष्ट्रीय ध्वज है। मलेशिया आपको ये मिलेगा, इसकी राजधानी कुआलालंपुर, नीचे आपको ये सिंगापुर दिखाई देगा। ये मलक्का स्टेट है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। और अगला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो संघाई महोत्सव हाल ही में मनाया गया मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर। तो यहाँ पे संघाई महोत्सव मनाया गया, ये हर वर्ष मनाया जाता है। मणिपुर पहले जब भारत आजाद हुआ ये बोध चंद्र के शासक थे, राजा थे, उनके अंडर में था। बाद में भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 1949 को अपने अंडर में ले लिया, यानी भारत में विलय हो गया। और आगे चल के 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और मणिपुर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आभूषणों की भूमि। मणिपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जिसको लोकटक झील के नाम से भी जानते हैं, और इसी में एक केमलाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये था कुछ संबंधित तथ्य मणिपुर से। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर, क्योंकि 25 नवंबर को ही 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जो सिखों के गुरु थे उन्हें मरवा दिया था। और इनके कुर्बानी जो है, सिखों की कुर्बानी ने अपने धर्म के लिए काफी दी है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे लाल किला के सामने इनको उड़वा दिया गया था और की तोपों के सामने रखा गया था। और लाल किला के सामने इनका एक गुरुद्वारा मिलेगा, आपको भव्य गुरुद्वारा मिलता है, ये गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और अगर आप मुखर्जी नगर आए तो उससे पहले आपको जीटीबी नगर मिलता है, यानी गुरु तेग बहादुर नगर। इनके नाम पे मेट्रो स्टेशन है और एक पूरी कॉलोनी है। तो इसका सही आंसर है सी, 25 नवंबर। अगली बात करें दोस्तों तो अगला सवाल है कि भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर है IDFC बैंक, जो प्रेजेंट टाइम में को होस्टर है केबीसी का। तो ये इसने पहली बार स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जारी किया है, जिसको अपने फोन में, अपने ब्लूटूथ में आप चिपका सकते हैं और इसे आसानी से रख सकते हैं। गायब होने का, पर्स उसमें रखने का कोई मतलब नहीं है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IDFC बैंक। इसको SDFC से कनेक्ट मत करिए, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। एक तरीके से SBI को आप जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। और प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक HDFC है। और ICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्री को और ये हाउस को लोन देने के लिए बनाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों और आखिरी सवाल कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता कौन है? एंथनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, बी ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, सी मोदी जी, इनको बताने की जरूरत ही नहीं, डी एंडेज मैनुअल लोपोज, ये मैक्सिको के प्रधानमंत्री हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा नेता अब भी बने हुए हैं। दूसरे स्थान पे हैं एंडेज मैनुअल लोपोज, ये मैक्सिको के हैं। और तीसरे स्थान पे हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्वरीज, जबकि 9वें स्थान पे बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और 22वें स्थान पे है ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज का अपना दोस्तों टॉप 10 जो क्वेश्चन था ये आपके सामने मैं लेके आया। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यह सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए आप, और हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें DCIS इंस्टीट्यूट को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।